नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस के 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। एलसीए तेजस ने सफलतापूर्वक अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल का टेस्ट फायर किया। ये टेस्ट उड़ीसा के चांदीपुर के कोस्ट पर किया गया था। अस्त्रा मिसाइल को डीआरडीओ ने डिजाइन और डेवलप किया है। ये मिसाइल 100 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज तक टारगेट को मार गिराने की कैपेबिलिटी रखती है और एडवांस गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम से लैस है, जिससे ये ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये मिसाइल पहले ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा चुका है। इस टेस्ट फायरिंग की सफलता एलसीए तेजस के नए वेरिएंट एलसीए MK-1A के इंडक्शन की तरफ एक बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में तेजस फाइटर जेट्स में अस्त्रा मिसाइल का इस्तेमाल और अधिक होने लगेगा, जो इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटी और एयर कॉम्बैट पावर को बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसके साथ एक और अपडेट सीआई के भारत अपने नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस NG को 2026 तक अपना पहला फ्लाइट टेस्ट करेगी और इसका प्रोडक्शन 2027-28 के बीच शुरू होने का प्लान है। ये टाइमलाइन ब्रह्मोस एरोस्पेस के डायरेक्टर जनरल जयतीर्थ R जोशी ने कंफर्म की है। ब्रह्मोस NG का डिजाइन और ज्यादा कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होगा, लेकिन ये अपने पुराने वर्जन जैसा ही पावरफुल रहेगा। पहले के 3 टन और 9 मीटर लंबे वाले ब्रह्मोस मिसाइल के मुकाबले ब्रह्मोस NG सिर्फ 1.3 टन का होगा और 6 मीटर लंबा होगा। इसका छोटा साइज और हल्का वेट इसे लाइट एयरक्राफ्ट, छोटी नेवल शिप और यूएवी तक डिप्लॉय करने की सुविधा देगा। ये मिसाइल मार्क 3 की स्पीड से चलेगी और इसका रेंज 290 से 450 किलोमीटर तक होगा। ब्रह्मोस NG के टेस्ट फ्लाइट में मिसाइल के एरोडायनेमिक्स, प्रोपल्सन और गाइडेंस सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो 1 से 1.5 साल के अंदर इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के एलसीए तेजस, मिराज 2000, Su-30 MKI और राफेल जैसे फाइटर से लॉन्च किया जा सकेगा। इंडियन नेवी भी इसे छोटी वॉरशिप और सबमरीन पर डिप्लॉय कर सकेगी। ये नेवी की एंटी शिप और लैंड अटैक कैपेबिलिटी को और मजबूत बनाएगी। भारत अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठा रहा है, जिसमें रक्षा मंत्रालय ने 2906 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट BEL के साथ साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए 18 अश्विनी लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार खरीदे जाएंगे। ये रडार्स डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन किया जा रहा है और पहली बार स्वदेशी तकनीकी का प्रयोग करते हुए बनाया गया है। ये नए रडार पहले इंपोर्ट किए जाने वाले सिस्टम की जगह लेगा और भारत की एयर सर्विलियंस और डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूती प्रदान करेगा। ये रडार्स हाई स्पीड फाइटर जेट से लेकर ड्रोन और हेलीकॉप्टर तक हर तरह के एरियल थ्रेट को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि चाइना भी अपनी एयर डिफेंस और सर्विलियंस कैपेबिलिटी को तेजी से बढ़ा रहा है और चाइना ने नए LPAR डिप्लॉय किया है, जो 5000 किलोमीटर तक का कवरेज देता है। इस बढ़ते हुए खतरे का समाधान करने के लिए भारत भी नए माउंटेन रडार्स डिप्लॉय करने पर विचार कर रहा है, जो चाइना के अंदर तक सर्विलियंस कर सकता है। साथ ही इंडियन नेवी भी अपनी इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रही है, जिसमें मीडियम और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोजेक्ट शामिल है। चाइना के नए रडार अमेरिका के पे पाव रडार सिस्टम के बराबर माना जा रहा है, लेकिन भारत अपनी तकनीकी को मजबूत बनाकर और इंडिजिनस सिस्टम को विकसित करके इस चैलेंज का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। बुल्गेरियन मिलिट्री के एक आर्टिकल ने चाइना के नए फाइटर जेट व्हाइट एम्पीरियर पर सवाल उठाया है, जिसे चाइना ने पहले एक फ्यूचरिस्टिक स्पेस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बताकर प्रमोट किया था। जुहाई एयर शो 2024 में इसका मॉडल दिखाया गया था, जिसमें AI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन और स्पेस वॉरफेयर कैपेबिलिटी होने का दावा किया गया, लेकिन वेस्टर्न एक्सपर्ट ने इसे अनरियलिस्टिक बताया, क्योंकि ऑर्बिट में ऑपरेट करने के लिए जो प्रोपल्सन, हीट शील्ड और पावर सिस्टम चाहिए वो चाइना के पास अभी नहीं है। द वाशिंगटन पोस्ट, पॉपुलर मैकेनिक्स और द नेशनल इंटरेस्ट जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म ने इसे प्रोपेगेंडा स्टंट कहा है, जो अमेरिका को खर्चा बढ़ाने पर मजबूर कर सकता है। चाइनीज ब्लॉगर्स ने भी माना कि व्हाइट एम्पीरियर हाइपरसोनिक या स्पेस फ्लाइट के लायक नहीं है। 6 मार्च 2025 को चाइनीज मिलिट्री मीडिया गुआंग विजन ने यह मान लिया कि व्हाइट एम्पीरियर एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, न कि एक रियल फाइटर जेट है। ये चाइनीज प्रोपेगेंडा का हिस्सा लगता है, जो वेस्ट को डराने और चाइना के मिलिट्री टेक्नोलॉजी को सुपीरियर दिखाने के लिए बनाया गया था।
ये पहली बार नहीं है जब चाइना ने अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को ओवर हाइप किया हो। J-20 और J-35 जेट्स के स्पीड, इंजन पावर और स्टेल्थ कैपेबिलिटी को लेकर भी एग्जैजरेशन किया गया है। इसका मतलब है कि चाइना मिलिट्री टेक्नोलॉजी अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है ताकि स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में एडवांटेज ले सके। ओवरऑल व्हाइट एम्पियर सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टूल निकला जिसे फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर का हिस्सा बताकर प्रेजेंट किया गया था, लेकिन असल में ये एक फंक्शनल फाइटर जेट नहीं है। इंडिया जापान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मागार्जन के दौरान जापान ने अपना एडवांस टाइप 16 मनोवर कॉम्बैक्ट व्हीकल भारतीय सेना को डेमोन्स्ट्रेट किया। जापान का टाइप 16 MCB एक हाई मोबिलिटी लाइट वेट कॉम्बैक्ट व्हीकल है जो रैपिड डिप्लॉयमेंट और मॉडर्न वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री द्वारा डेवलप किया गया ये व्हीकल 8x8 व्हील्ड कॉन्फ़िगरेशन का है जो इसे अलग अलग टेरेन्स पर आसानी से चलने की कैपेबिलिटी देता है। सिर्फ 26 टन वजन के साथ इसे कावासाकी C2 जैसे हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट से एयरलिफ्ट करना भी आसान है जो इसे इमरजेंसी सिचुएशन में तेजी से डिप्लॉयमेंट की शक्ति देता है। इस व्हीकल की सबसे बड़ी खासियत इसका 105 mm राइफल्ड गन है जो आर्मर्ड व्हीकल्स और फोर्टिफाइड पोजीशन को टारगेट कर सकता है। साथ ही एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम होने की वजह से ये मूविंग टारगेट्स पर भी एक्यूरेट फायर कर सकता है। टाइप 16 में एक 7.62 mm कोएक्सियल मशीन गन लगी है और इसमें 80 GM माउंट करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है जो इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को और इनहेंस करता है। इस डेमोन्स्ट्रेशन का इंडियन आर्मी के लिए खास मायने है क्योंकि आर्मी अपने आर्मर्ड फ्लीट को मॉडर्नाइज कर रही है और लाइट वेट मोबाइल कॉम्बैक्ट व्हीकल की जरूरत महसूस कर रही है। लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में टैंक्स चलाना डिफिकल्ट होता है, इस वजह से टाइप 16 जैसे व्हीकल का डिजाइन इंडियन रिक्वायरमेंट से मैच करता है। भारतीय सेना अब व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल पर ज्यादा फोकस कर रही है क्योंकि ये कम मेंटेनेंस, ज्यादा स्पीड और आसान डिप्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। टाइप 16 MCB का ये डेमोन्स्ट्रेशन भारत और जापान के बीच डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत बना सकता है जो या तो इंडिया की इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इंस्पायर करेगा या फिर दोनों देशों के बीच फ्यूचर डिफेंस कोलैबोरेशन का रास्ता खोल सकता है। ADA ने आर्चर NG UAV का एक और एडवांस वेपनाइज्ड वेरिएंट डेवलप करने की प्लानिंग कर रही है जो AESA रडार से इक्विप्ड होगा। इस नए वेरिएंट का टारगेट सिर्फ सर्विलियंस तक सीमित नहीं होगा बल्कि ये एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, आर्मर्ड रिकॉनेसेंस और सर्विलियंस जैसे मिशन में भी उपयोगी होगा। एरो इंडिया 2025 में जो आर्चर NG का स्केल्ड मॉडल दिखाया गया था उसमें ट्विन बूम डिजाइन और एक सिंगल इंजन था जो इसके एरोडायनेमिक इफिशिएंसी और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इस UAV की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें 2 अस्त्रा MK1 BVR AAM मिसाइल इंटीग्रेटेड थी। ADA के नए प्लान के मुताबिक वेपनाइज्ड आर्चर NG में एक AESA रडार होगा जो एक तरफ ये इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेसेंस मिशन में हेल्प करेगा और दूसरी तरफ ये फायर कंट्रोल रडार के रूप में अस्त्रा MK1 मिसाइल को गाइड करेगा। AESA रडार की वजह से ये UAV एक टाइम में मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकेगा। एयर टू एयर रोल के अलावा वेपनाइज्ड आर्चर NG एयर टू ग्राउंड मिशन भी परफॉर्म कर सकेगा। अभी ADA का फोकस नॉन वेपनाइज्ड वेरिएंट के सर्टिफिकेशन पर है, लेकिन वेपनाइज्ड वेरिएंट के डेवलपमेंट कंप्लीट होने और ट्रायल शुरू होने में लगभग 3 साल लग सकते हैं। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।